गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। ठीक है, वाक्य हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वाक्य होता क्या है या उसकी परिभाषा क्या है या उसका मतलब क्या है। तो वाक्य बनता किस चीज़ से है, पहले हम ये चीज़ जानते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें या फिर आगे के जो भी डिटेल्स है या चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वाक्य होता है वो क्या होता है, शब्दों का एक सार्थक समूह होता है। शब्द जो होते हैं वो वर्णों का एक सार्थक समूह होते हैं, और वर्ण क्या होते हैं, वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह यानी कि शब्दों का एक व्यवस्थित रूप, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मन के भाव या विचारों को आसानी से रख सकते हैं दूसरे के सामने, या सामने वाला हमारी बातों को आसानी से समझ लेता है। तो वो जो शब्दों का एक सार्थक समूह होता है वो क्या होता है, वाक्य के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि वाक्य क्या होता है, शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, उसमें निरर्थक शब्दों को नहीं रखा जाता है, और जो शब्द भी होते हैं वो सिस्टमेटिक वे में रखे जाते हैं। अगर हम उसको आगे पीछे उल्टा करके रखेंगे ना तो वो क्या होंगे, वो एक सही अर्थ नहीं दे पाएंगे। तो शब्दों का एक सार्थक और व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, जिसमें हम अपने मन के विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं जिससे। ठीक है, तो और आप ये भी देखते हैं कि कोई भी जो वाक्य होता है वो बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वाक्य को कंप्लीट करने के लिए क्रिया का होना होता ही, मतलब आवश्यक ही होता है। ठीक है, उसके साथ साथ वाक्य में आपका कर्ता भी पाया जाता है और कर्म भी पाया जाता है। यानी कि वाक्य, सामान्य वाक्यों में आप क्रमशः यही देखेंगे कि उसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्य के बारे में जानना। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका होता है उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय। उद्देश्य मतलब आपका कर्ता, विधेय मतलब आपका कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया। आप इंग्लिश में आप सेंटेंस पढ़े होंगे, सेंटेंस में पढ़े होंगे ना, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य यानी कि कर्ता, प्रेडिकेट यानी कि विधेय यानी कि कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका होता है उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। पहला है आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा है आपका रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से वाक्यों को हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर यानी कि हम वाक्यों में क्या है, थोड़ा बहुत कुछ उसको मॉडिफाई करते हैं और उसमें कुछ नयापन लाते हैं, और तरह तरीके से हम अपने वाक्यों को रखते हैं। क्योंकि रचना का मतलब होता है गढ़ना, गढ़ना का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि हम नए नए तरीके से वाक्यों को किस तरीके से और रख सकते हैं, वो चीज़ हम रचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो रचना के अंतर्गत आप देखते हैं कि वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला आपका है सरल वाक्य, दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य अपने आप में ही एक खुद को परिभाषित कर रहा है कि सरल वाक्य मतलब कि साधारण वाक्य है, यानी कि जहाँ पर हम बोलने, सुनने और समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यानी कि सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक उद्देश्य के माध्यम से या फिर एक विधेय के माध्यम से हम अपनी बातों को आसानी से रख देते हैं, या फिर शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जहाँ पर हम आसानी से अपने भाव या विचारों को रख देते हैं, वो जो वाक्य होता है वो क्या होता है, सरल वाक्य हो जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक उद्देश्य दो विधेय हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि दो उद्देश्य एक विधेय हो जाता है कभी। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरल वाक्य होते हैं। जैसे कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। ठीक है, राम पढ़ और खेल रहा है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट हो गया, या फिर दो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो गया। तो यानी कि दो उद्देश्य एक विधेय भी हो सकता है, एक उद्देश्य दो विधेय भी हो सकता है। ठीक है, तो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ पर हम एक उद्देश्य और एक विधेय के माध्यम से साधारण तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। दूसरा आपका आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम दो उपवाक्यों को, दो वाक्य नहीं, जहाँ पर हम दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो जो वाक्य होता है वो हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो अलग अलग वाक्यों को हम आपस में क्या करें, कुछ योजक चिन्हों के द्वारा हम उन्हें क्या करें, जोड़ने का कार्य
कर रहे हैं। तो वो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ पर दो उपवाक्यों को आपस में योजक चिन्हों के माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब वो योजक चिन्ह कई तरीके से होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप संयुक्त वाक्य में एक एग्जांपल ले लीजिए, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलना भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस लिया हुआ एक सेंटेंस है, और असत्य नहीं, ठीक है, तो ये भी क्या अपने आप में एक सेंस वो बता रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य होता है, यहाँ पर क्या होता है, दो उपवाक्यों को, यानी कि दोनों अलग अलग वाक्य जो अपना अपना पूरा पूरा अर्थ लिए हैं, उन दो उपवाक्यों को हम क्या करते हैं, योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। तो वो जो वाक्य होता है वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जैसे आप सबको पता है कि जॉइंट फैमिली में आप देखते होंगे कि बहुत सारी अलग अलग परिवार रहते हैं, लेकिन सब परिवार मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाता है। तो संयुक्त वाक्य भी बिल्कुल वही होता है कि दो अलग अलग वाक्य रहते हैं जहाँ पर दोनों अलग अलग वाक्य अपना पूरा अर्थ लिए रहते हैं, और दोनों अलग अलग वाक्य एक योजक चिन्ह से जुड़कर एक वाक्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो जो वाक्य होता है, एक वाक्य जो होता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका है संयोजक, दूसरा है आपका विभाजक, तीसरा आपका विरोध सूचक, और चौथा है आपका परिमाणवाचक। आपके एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको ये क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देगा और पहचानने को बोलेगा, या फिर उसको चेंज करने को बोलेगा। लेकिन जब आपको पहचानने को बोलेगा तो आप ये मत लिखिएगा कि संयुक्त वाक्य का परिमाणवाचक है, परिणामवाचक है या विभाजक है, नहीं, आप सिर्फ संयुक्त वाक्य लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसमें परिणाम या संयोजक या विभाजक को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम तो बस डिटेल्स के लिए यहाँ पर बता दिए कि संयुक्त वाक्य मतलब उसके कितने भेद होते हैं या फिर उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है संयोजक इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को, उपवाक्य यानी कि दोनों अलग अलग वाक्य अपना कंप्लीट सेंस लिए हुए हैं। तो संयोजक जो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दो अलग अलग उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, और इसको हम क्या करते हैं, और एवं इत्यादि से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा हमारा आता है विभाजक। जैसे कि संयुक्त वाक्य में आप देखते भी हैं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक कंप्लीट सेंस लिया हुआ एक सेंटेंस है, और शाम को लौट आना भी एक कंप्लीट सेंस लिया हुआ एक सेंटेंस है, और उसको हम और के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो संयोजक वाक्य हो जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग उपवाक्यों को क्या करते हैं, योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ते हैं, और एवं इत्यादि चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा आपका आता है विभाजक। विभाजक का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। अब जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर जाते हैं, आपके हाथ में खाने का एक प्लेट रहता है और सामने एक हाथ में रिमोट रहता है, और आप क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं। बहुत सारे लोग के हाथ में मोबाइल होता है, तो आपकी जब काफ़ी टाइम तक आप यही काम करते रहते हैं, खाने को लेकर बैठे रहते हैं, तो आपके पेरेंट क्या करते होंगे, चिल्लाते होंगे ना, क्या तो खाना खा लो या तो टीवी देख लो या मोबाइल चला लो। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में से कोई एक काम जहाँ पर करने को बोला जाए, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो विभाजक के अंतर्गत आती हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप एग्ज़ाम पेपर में देखते होगे कि आपको और करके क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आपको क्या है, दोनों क्वेश्चन नहीं करना होता है, कोई एक को चूज़ करके उसको लिखना होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग सेंटेंस, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों का अपना अपना अलग अलग आंसर है, ठीक है, लेकिन और करके क्या किया, दोनों क्वेश्चन को आपस में जोड़ दिया है। तो उसमें से आपको क्या करना है, कोई एक को चूज़ करना होता है। तो वो जो वाक्य होता है वो क्या होता है, विभाजक वाक्य होता है। फिर तीसरा आपका आता है विरोध सूचक, यानी कि जो जस्ट उसके अपोजिट होता है, ठीक है, जिसमें हम लेकिन, किंतु, परंतु इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, विरोध सूचक वाक्य होते हैं। मेहमान आने वाले थे लेकिन आए नहीं, बादल छाए थे, बारिश होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लेकिन है, किंतु है, परंतु है, वो जो चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, आपस में उस दोनों अलग अलग कंप्लीट अर्थ लिए हुए वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। फिर तीसरा आपका आता है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, यानी कि एक क्रिया, एक वाक्य है, वो दूसरे वाक्य का क्या है, परिणाम है। स्लिप ऑफ टंग हो गया था, परिणाम है यानी कि रिजल्ट है। यानी कि इसमें जो अलग अलग उपवाक्य तो हैं, लेकिन दोनों अपना अलग अलग अर्थ नहीं लिए हैं, बल्कि इसमें क्या है कि एक उपवाक्य जो है वो दूसरे का
अर्थ क्लियर कर रहा है, यानी कि एक मुख्य और दूसरा उस पर आश्रित है। जो आपका ये लास्ट वाला है परिणाम है, यही आपका ये मिश्रित वाक्य की तरह होता है, क्योंकि मिश्रित वाक्य और परिणामवाचक वाक्य दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए एक जैसे होते हैं क्योंकि मिश्रित वाक्य में भी क्या होता है, मिश्रित वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक गौड़ होता है और दूसरा प्रमुख होता है, यानी कि एक मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, ठीक है। और परिणाम में भी क्या होता है, दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उसमें भी एक दोनों अपना अलग अलग अर्थ नहीं लिए होते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक के बिना दूसरे का अर्थ जो है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए परिणामवाचक वाक्य और ये आपका मिश्रित वाक्य ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए जब आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप यहाँ पे परिणामवाचक या विरोधवाचक या फिर क्या बोलते हैं, संयोजक या विभाजक करके मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप संयुक्त वाक्य लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखोगे, उसने मेहनत की इसीलिए वह पास हो गया, तो उसका पास होना किस पे डिपेंड करता है, उसके मेहनत करने पे डिपेंड करता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो वाक्य तो हैं, लेकिन एक वाक्य क्या है, वो अपना पूरा अर्थ डिफाइन नहीं कर पा रहा जब तक कि दूसरा वाक्य उससे जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों क्या है, एक मुख्य और दूसरा गौड़ है, या फिर एक के ऊपर दूसरा क्या है, आश्रित है। यानी कि अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए एक वाक्य है जो दूसरे वाक्य पे निर्भर है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पर ये इसके अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी इस काफ़ी हद तक ये मिश्रित वाक्य की तरह मिलता जुलता रहता है। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो अलग अलग उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, और दोनों अलग अलग वाक्य क्या होते हैं, अपना कंप्लीट सेंस लिए हुए रहते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़ते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा आपका आता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो उपवाक्य तो होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अपना अलग अलग अर्थ नहीं लिए रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक प्रमुख होता है और दूसरा क्या होता है, गौड़ होता है। यानी कि एक मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित या फिर निर्भर रहता है। तो और इसमें क्या होता है, वो जो युग्म वाले जो शब्द नहीं होते हैं, ज्यों त्यों जब तब कब, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं उनमें उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द जिसमें हम युग्म वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दो उपवाक्य जिसमें से एक मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप देखें, वह इस योग्य नहीं कि सेना में भर्ती हो, इसमें क्या है, दो अलग अलग वाक्य है। वह इस योग्य नहीं एक अलग वाक्य है, और सेना में भर्ती होना एक अलग वाक्य है, ठीक है। और इसमें हम की और वह के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हम कर दें तो दोनों अपना अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों को एक में कर दें तो हमको पता चल जा रहा है कि ये एक सेंटेंस है जिसका एक अर्थ निकल रहा है। तो वह इस योग्य नहीं कि सेना में भर्ती हो, तो यहाँ पर जो सेना में भर्ती है वो मुख्य वाक्य हो गया, और ये जो है वो आश्रित वाक्य, ये जो सेना में भर्ती है ये आपका आश्रित वाक्य हो गया, और वह इस योग्य नहीं, ये आपका मुख्य वाक्य हो गया, ठीक है। जैसे ही अध्यापिका कक्षा में आई वैसे ही बच्चे पढ़ने लगे। तो बच्चे क्या है, पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही अध्यापिका आई वैसे ही बच्चे पढ़ने लगे। तो अध्यापिका का आना आपका मुख्य वाक्य हो गया, और बच्चों का पढ़ना उस पर डिपेंड हो गया। तो मिश्र वाक्य वो वाक्य होता है जहाँ पर दो उपवाक्यों को तो रखा जाता है, लेकिन एक मुख्य होता है और दूसरा क्या होता है, उस पर आश्रित होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें युग्म पद वाले शब्दों का क्या कहता है, इस्तेमाल कहता है, यानी कि ज्यों त्यों जब तब चूँकि इसलिए इत्यादि शब्दों का क्या कहता है, इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे कि आप, क्योंकि वह संतुष्ट था इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। चूँकि इसलिए हम बोले ना कि अभी युग्म पद वाले शब्दों का क्या किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ज्यों त्यों जब तब, जैसे ही अध्यापिका आई वैसे ही बच्चे पढ़ने लगे, ज्यों ही अध्यापिका आई त्यों ही बच्चे पढ़ने लगे, जब अध्यापिका आई तब बच्चे पढ़ने लगे। तो इसमें युग्म पद वाले शब्दों का क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। और दो उपवाक्य होते हैं जिसमें से एक प्रमुख होता है और दूसरा क्या होता है, उस पर आश्रित या फिर निर्भर रहता है। तो इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं।
सरल वाक्य जहाँ पर एक उद्देश्य एक विधि होता है और साधारण तरीके से बात को रखी जाती है। संयुक्त वाक्य जहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रमुख दोनों उपवाक्य अपना अलग अलग अर्थ लिए रहते हैं और योजक चिन्हों के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है और एक वाक्य बनाया जाता है। और तीसरा आपका आता है मिश्र वाक्य जहाँ पर एक मुख्य होता है और दूसरा गौड़ होता है, यानी कि एक वाक्य प्रमुख होता है और दूसरा उस पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और शब्द के वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य और दूसरा आपका विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता और विधेय यानी कि कर्ता के द्वारा की गई क्रिया। तो अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।